प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के मजबूत होने से ही भारत बनेगा आत्मनिर्भर। मन की बात कार्यक्रम में दिए अनेक सफल किसानों के उदाहरण। विश्व पर्यटन दिवस पर शुरू हुआ डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री ने किया शुभारंभ। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 82% से ज्यादा हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। और बालोद के युवा राकेश कुमार को मिला एनएसएस का राष्ट्रीय पुरस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों और गांवों के मजबूत होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि कृषि, किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। उन्होंने कहा कि हाल के समय में किसानों ने खुद को अनेक बंदिशों से आज़ाद किया है। उन्होंने कहा कि किसानों ने अपने फल और सब्जियों को कहीं भी बेचने की क्षमता है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिल रही है। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं अपनी फसल बेचने की आज़ादी मिल गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है, जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं, कैसे खेती में बदलाव आ रहा है। जो मैंने उनसे सुना है, जो मैंने औरों से सुना है, मेरा मन करता है आज मन की बात में उन किसानों की कुछ बातें जरूर आपको बताऊं। हरियाणा के सोनीपत जिले के हमारे एक किसान भाई रहते हैं, उनका नाम है श्री कंवर चौहान। उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचने में बहुत दिक्कत आती थी। अगर वो मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचते थे तो कई बार उनके फल, सब्जी और गाड़ियां तक जब्त हो जाती थी। लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया गया। इसका उन्हें और आसपास के साथी किसानों को बहुत फायदा हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब 4 वर्ष पहले महाराष्ट्र में फलों और सब्जियों को एपीएमसी कानून के दायरे से बाहर किया गया था। इस बदलाव से महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति काफी बेहतर हुई है। इस वजह से पुणे और मुंबई में किसान खुद ही साप्ताहिक बाजार चला रहे हैं। इन बाजारों में बिचौलियों के बिना ही करीब 70 गांवों से 4,500 से अधिक उत्पादों की सीधी बिक्री की जाती है। कुछ ऐसा ही सार्थक परिवर्तन तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसानों ने भी दिखाया है। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से 2.5 से 3 लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी गांव के 60 से अधिक किसान नेट हाउस बनाकर, पॉली हाउस बनाकर टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, इसकी अलग अलग वैरायटी का उत्पादन करके हर साल प्रति एकड़ 10 से 12 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। जानते हैं इन किसानों के पास
क्या अलग है? अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को याद करते हुए इन महापुरुषों के चिंतन को आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरक बताया। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस बार का विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास। दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में पर्यटन की भूमिका को रेखांकित करने के लिए हर वर्ष आज के दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस बार पर्यटन दिवस ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब दुनिया भर के देश कोरोना के प्रभाव से उबरने के लिए पर्यटन क्षेत्र की ओर देख रहे हैं। भारत में इस बार विश्व पर्यटन दिवस पर उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित कार्यक्रम डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों का सुनहरा काल अब शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता सबसे अनोखी है। कई राज्य देखे हैं, कई देश देखे हैं, कई राज्यों के पर्यटन स्थल देखे हैं। देश के सभी पर्यटन स्थल पर जाने का मुझे मौका मिला है। मैंने जो खूबसूरती नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखी है शायद ही कहीं देखने को मिल जाए। और इतनी विविध भाषाएं, विविध संस्कृति और संस्कृति को नॉर्थ ईस्ट ने पूर्वोत्तर ने सजाकर संजो कर रखा है। आज भी इतने सालों की संस्कृति, इतने सालों का संगीत, इतने सालों का नृत्य, इतने सालों से बोलने जाने वाली भाषाएं, इतने संघर्ष के बाद, इतने हमलों के बाद भी जस की तस संभाल कर रखी है। श्री शाह ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में पर्यटन के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों का संपर्क भारत के अन्य राज्यों के साथ और भी मजबूत होगा। कार्यक्रम को उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास संबंधी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। इधर छत्तीसगढ़ में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता के साथ ही यहां की प्राकृतिक सुंदरता को पर्यटन से जोड़कर विभिन्न केंद्रों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि प्रदेश में ज्यादातर पर्यटन केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटन स्थल का कि ग्रामीण विकास पर्यटन, और तो मैंने जैसा पहले ही कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं मूलतः अधिकांश हमारे ग्रामीण अंचल में ही हैं। तो ग्रामीण अंचल के पर्यटन को हम ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर रहे हैं। नया पर्यटन नीति बनाकर लोगों को आकर्षित कर वहाँ सुविधा देकर हमारे ग्रामीण अंचल के जो उत्पादक हैं उनके लिए भी मार्केटिंग की यहाँ व्यवस्था कर, तो हमारे छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग की पूरी टीम इसके लिए प्रतिबद्ध है, तैयार है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। श्री साहू ने कहा कि राज्य में राम वनगमन पथ योजना के तहत बहुत से नए पर्यटन केंद्रों का भी विकास किया जा रहा है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 82% से ज्यादा हो गई है। अभी तक देश में कोरोना के 49 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आज 88,600 नए मरीजों के साथ ही देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 60 लाख के करीब पहुंच गई है।
इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। अब छत्तीसगढ़ देश के उन 12 राज्यों में शामिल हो गया है जहां कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1 लाख से अधिक है। हालांकि राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों का अनुपात करीब 68% तक पहुंच गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के ज्यादातर मामले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और रायगढ़ में सामने आए हैं। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य के 12 जिलों में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। पंजाब के अंबाला में कृषि विधेयक का विरोध कर रहे कुछ किसान संगठनों द्वारा बीते शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान सेना के काफिले को आपातकालीन ड्यूटी पर जाने से रोक दिया गया। ये किसान अंबाला अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान सेना के ट्रकों के काफिले को भी रोक दिया गया और उन्हें वहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को भारत की सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए जा रही सेना की टुकड़ी को अनुमति देने के लिए प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन गुमराह आंदोलनकारियों ने भरोसा नहीं किया। इसके बाद पुलिस को अपनी आगे की यात्रा पर अंततः राजमार्ग के दूसरी तरफ से सेना के काफिले के लिए रास्ता बनाना पड़ा। इस बीच हाल ही में कृषि से संबंधित जो विधेयक पेश किया गया है, इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ये राज्य सूची का विषय है। श्री बघेल ने कहा कि इसलिए केवल संसद द्वारा कृषि पर कानून बनाने की प्रक्रिया संघीय ढांचे के अनुकूल नहीं है। कृषि का वो स्पष्ट रूप से राज्य का विषय है, विधानमंडल का विषय है। उसमें राज्य सूची की जो प्रविष्टि है 14, 18, 30, 46, 47, 48 ये कृषि से संबंधित हैं और इसलिए ये जो लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून पास किया गया वो अवैधानिक है, संघीय ढांचे के विपरीत है। इस मौके पर श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार इस कानून के सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। बालोद जिले के सकरोत निवासी युवा राकेश कुमार को हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भिलाई के शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र राकेश कुमार ने एनएसएस कैडेट के रूप में रक्तदान, पल्स पोलियो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा पौधरोपण सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेते हुए आम नागरिकों को जागरूक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके इन्हीं प्रयासों के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए राकेश कुमार ने बताया कि जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिए उन्होंने लोगों के बीच जाकर जो प्रयास किए उनके अच्छे परिणाम मिले हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-2019 के लिए मुझे पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर मुझे प्रदान किया गया। मैंने एनएसएस के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सामाजिक गतिविधियों, विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियानों में भाग लिया है, जैसे मतदाता जागरूकता अभियान, पल्स पोलियो जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, साइबर संगी जागरूकता अभियान, रक्तदान, वृक्षारोपण, पर्यावरण एवं विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम हमने समाज के बीच जाकर, गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए। प्लास्टिक से संबंधित जागरूकता हो सकता है, जल से संबंधित जागरूकता, विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम हमने किए हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से। राकेश कुमार को पिछले वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली में हुए परेड समारोह में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त हो चुका है। साथ ही उन्हें भिलाई के स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कैडेट का सम्मान भी मिल चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के मजबूत होने से ही भारत बनेगा आत्मनिर्भर। मन की बात कार्यक्रम में दिए अनेक सफल किसानों के उदाहरण। विश्व पर्यटन दिवस पर शुरू हुआ डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री ने किया शुभारंभ।
देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 82% से ज्यादा हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। और बालोद के युवा राकेश कुमार को मिला एनएसएस का राष्ट्रीय पुरस्कार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।